Hello students, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. So today is the third lecture of geography and we will talk about volcanism. So आज का टॉपिक जो है वो कंटिन्यूएशन में है. इससे पहले हमने बात की थी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो किस तरह से फॉर्म है. ठीक है, तो आज हम उसी के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बिकॉज हम जो है ये बातें कर चुके हैं. अर्थ की लेयर्स जो हैं वो क्रस्ट, नेक्स्ट देन योर स्टेनोस्फीयर है ना, अपर मेंटल, ये सारी बातें हम कर चुके हैं. तो आपको उसके साथ रिलेट करते हुए ये लेक्चर आज अच्छे से आई थिंक समझ में आएगा. सो volcano is an opening in the earth's crust through which gases, molten rock material, ash, streams, etc. are emitted outward in the course of eruption. तो वॉल्केनो होता क्या है? अर्थ की क्रस्ट में कहीं ना कहीं जहाँ पे भी कोई वीक पार्ट होता है वहाँ पे ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से नीचे जो पड़ा है स्टेनोस्फीयर के अंदर वहाँ से मोल्टन जो है आपका मटेरियल, उसमें रॉक्स भी हैं, एशेस भी हैं, स्ट्रीम भी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम से इरप्ट करती हैं, बाहर निकलती हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी या वॉल्केनो. Now such vent or opening occur in those parts of Earth's crust where the rock strata are relatively weak. बट ऑब्वियस है कहाँ से ये निकल पाएंगी? जहाँ पे इनको जो रॉक स्ट्रेटा है वो वीक मिलेगा, क्रस्ट का जो पोर्शन है वो वीक मिलेगा. Now volcanic activity is an example of endogenic process. ओवरऑल हम इसको एंडोजेनिक बोलेंगे बिकॉज जो कुछ भी हो रहा है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इस वजह से ये एक एंडोजेनिक प्रोसेस है. Depending upon the explosive nature of volcano, different landforms can be formed, such as plateaus if the volcano is not explosive, or mountain if the volcano is explosive in nature. जैसे कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि नेचर में कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों इकट्ठा होती हैं, ठीक है, बैलेंस में होती हैं. तो अगर डिस्ट्रक्शन हो रही है मींस क्रस्ट के अंदर ब्रेकेज हो रहा है और मटेरियल बाहर निकल आ रहा है, जैसे कि क्रस्ट आपकी ब्रेक हो रही है, तो साथ साथ ही कंस्ट्रक्शन भी हो रही है. कैसे? वो जो लावा है वो फ्लो करता है, तो अगर वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है, तो फिर वो जो है बहुत ही फास्ट मूव कर जाएगा और लंबी लंबी आपकी लेयर्स बनाता जाएगा, तो वो ज़्यादातर प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, गाढ़ा है, तो एकदम से वो नहीं बहेगा, तो वो बहुत स्लो मूव करेगा, जिस वजह से कि वो ज़्यादातर आपकी माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर को बनाएगा. नेक्स्ट, अब आपके लिए दो टर्म्स का जानना ज़रूरी है, वैसे हम बात कर चुके हैं इसके बारे में. वो क्या है? मैग्मा एंड लावा. दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं. कैसे? मैग्मा इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द मोल्टन रॉक्स रिलेटेड मटेरियल सीन इनसाइड द अर्थ. तो जो आपकी मोल्टन रॉक्स जब तक अर्थ के नीचे ही हैं, मोल्टेड फॉर्म के अंदर अर्थ के नीचे एग्जिस्ट कर रही हैं, तब तक हम उनको बोलते हैं मैग्मा. अ वीकर जोन ऑफ मेंटल कॉल्ड स्टेनोस्फीयर, और जनरली जहाँ पे ये सारा कुछ उबल रहा है उस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेनोस्फीयर. यूजुअली इज द सोर्स ऑफ मैग्मा, और यहाँ से जनरली मैग्मा जो है वो निकलता है, ठीक है. एंड वंस दिस मैग्मा केम आउट टू द अर्थ सरफेस थ्रू द वेंट, जब ये वॉल्केनो के वेंट से, मुंह से बाहर निकल आ जाता है, तब इसी मटेरियल को, इसी मोल्टन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? लावा, राइट. देयरफॉर lava is nothing but the magma on the earth's surface. The process by which solid, liquid and gaseous material escape from the earth's interior, so this is called volcanism. Now causes, volcano के कारण क्या क्या हैं? Now there is a high temperature difference between the inner layer and the outer layer of the earth due to different amount of radioactivity. इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है. Now this temperature difference give rise to convection currents in the mantle. तो जैसे कि अब आप अगर मान लीजिए दिस इज अर्थ, राइट, और यहाँ पे हम कोर की बात कर रहे हैं और दिस इज क्रस्ट, और ये हम अपर मेंटल की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो होता क्या है, आपका जो इनर मेंटल है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि दिस इज योर आउटर मेंटल, दिस इज योर इनर मेंटल, तो ये आपका आउटर हो गया मेंटल, ठीक है, और दिस इज योर इनर मेंटल.
तो आप इस बात को समझिए कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो अगर हम यहाँ से आउटवर्ड जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम है, अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन से। अब यहाँ पे जो आपके रॉक्स हैं, ठीक है, वो मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो हीट अप हो चुकी हैं, पिघल गई हैं। अब इसकी वजह से अब वो पिघल रही है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस वजह से वो इस तरह से वो एक तरह से ऊपर को आपका जो मैग्मा है वो मूव करता है और ये आपके कनेक्टिव सेल्स बनते हुए जाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो हीट अप होके ये आपका आगे जितना इसको स्पेस मिलता है ये मूव करता है, उसके बाद नीचे। इस तरह से बहुत सारे आपके जो है वो कनेक्टिव सेल्स जो है वो बनते रहते हैं। ये कहाँ बन रहे हैं? स्टेनोस्फीयर में। और इनको करते करते जहाँ कहीं भी क्रस्ट में वीकर पार्ट मिल जाता है वहीं से ये बाहर इरप्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं हम। नेक्स्ट नाउ द कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल क्रिएट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, इवन जहाँ पे फिर इनको वीकर जोन्स मिलती हैं। यहाँ पे एक बात और आपको मैं समझा दूँ, क्योंकि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट हमारी इस तरह से नहीं है जैसे हमने इस फिगर के अंदर ड्रॉ कर दी है। इट्स नॉट लाइक दिस। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? लिथोस्फीयर, है ना, क्रस्ट में। मतलब हम लोग कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे ही आपके कॉन्टिनेंट्स हैं और यहाँ पे ही आपके ओशंस हैं। लेकिन अब ये ऐसे जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया उस तरह से नहीं है। एक्चुअली ये क्या है? डिफरेंट प्लेट्स हैं, जैसे कि डिफरेंट प्लेट्स आपस में अटैच की हुई हैं, ठीक है। अब ये एकदम से फिक्स नहीं है। अब आपके पास जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी है, ओशियनिक प्लेट्स भी है। आपके साथ में ये लेक्चर में डिस्कस करूंगी जिसमें कि हम पूरा पेंजिया, अर्थ की फॉर्मेशन जो है, डिफरेंट बाउंड्रीज है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी है, वो डिस्कस करूंगी। चाहती तो मैं पहले इसके साथ स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इनिशियली अगर हम ऐसी बातें ना करें तो वो बड़ी बड़ी वैगनार थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो सुन के एक जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको इसके बारे में बार बार बात की होगी, जैसे कि मैं वल्केनो पढ़ा रही हूँ तब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, अर्थक्वेक के टाइम पे बात करूंगी, और उसके बाद जब मैं रियल ये थ्योरीज आपके सामने लेके आऊँगी तब आपको बहुत आसान लगेगी। क्यों? तब तक आपकी इन वर्ड्स के साथ एसोसिएशन हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो इस वजह से मैं इनफैक्ट उस लेक्चर को, उस चैप्टर को थोड़ा सा लेट करके लेके आ रही हूँ। तो अभी सिर्फ छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करिए कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो एक्चुअली इस तरह से नहीं है, वो डिफरेंट आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है। अब इस जैसे कि अब आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई है, ठीक है, और वहीं पे ही साथ में कहीं ना कहीं जो है वो आपकी लेट्स से कि पैसिफिक ओशन की प्लेट है। तो ये प्लेट्स की फॉर्म में है, और ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। किसके ऊपर मूव करती हैं? क्योंकि जो हमारा क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो तो सॉलिड पार्ट है, लेकिन उसके नीचे जब हमने बात की थी, जब आपका अपर मेंटल पार्ट है और ये मोल्टन फॉर्म में है। अब ये मोल्टन फॉर्म है, इस वजह से स्टेनोस्फीयर ने इसका नाम रखा। तो कोई भी चीज़ अगर मोल्टेड है और उसके ऊपर कोई चीज़ अगर आप हाथ रखेंगे तो मोल्टेड फॉर्म में कभी भी अगर बदलाव आएगा, थोड़ी भी बहुत भी हिलजुल होगी, तो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर भी हिलजुल होगी। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कप में जो है या एक बाउल के अंदर हम चॉकलेट को थोड़ा गर्म कर देते हैं, ठीक है, और अब वो मोल्टेड फॉर्म में आ जाएगी, विस्कस हो जाएगी। अब उसके ऊपर अगर आप मान लीजिए बिस्किट रखते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी उस बर्तन को हिलाएंगे तो बिस्किट के अंदर भी मूवमेंट होगी, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से ही सेम जो है वो हमारे अर्थ के अंदर हो रहा है, क्योंकि स्टेनोस्फीयर के अंदर मूवमेंट होती है। अब क्यों मूवमेंट होती है इससे पहले ही डिस्कस किया था, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा हीट है। हीट होने की वजह से रॉक्स जो है वो हीट अप होती रहती हैं, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आपके कन्वेक्टिव जो है वो सेल्स बनते रहते हैं। अब ये कनेक्टिव सेल्स बनते रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी स्टीम भी है, ठीक है, भाप भी है। तो स्टेनोस्फीयर के अंदर बहुत सारी हलचल होती है, मूवमेंट होती है। इसकी वजह से जो उसके ऊपर पड़ी हुई प्लेट्स हैं उसके अंदर भी मूवमेंट होती है, गेटिंग मी। और प्लेट्स भी आगे हमारी दो तरह की है, एक क्रस्ट जो कॉन्टिनेंट का बेस बनाती है और दूसरी क्रस्ट जो ओशन का बेस बनाती है। और उन दोनों को हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था कि कौन ज़्यादा डेंस है, कौन सा कम डेंस है, अगर आपको अच्छे से याद हो तो, ठीक है। तो अब ये आपकी जो डिफरेंट प्लेट्स हैं इसके अंदर मूवमेंट होती है। जब ये मूवमेंट होती है, मान लीजिए कि अब यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, ठीक है,
कोई भी अभी इसका नाम नहीं रखते ताकि आपको किसी भी तरह से अभी कोई किसी भी तरह से लेट्स से कि नाम को लेके बहुत टेंशन ना बने, ठीक है। अब ये आपकी दो प्लेट्स है, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाए, ये इस तरफ चली जाए और ये इस तरफ चली जाए, ऐसा हो सकता है। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बना देंगी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाए, एक दूसरे की तरफ आएंगी तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली प्लेट इधर मूव करे और ये वाली प्लेट इधर मूव करे, तो ये क्या है, पैरेलल मूवमेंट है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से जब कभी भी मूवमेंट होगी तीनों में से किसी भी किस्म की, और खास करके पहली दो किस्म की मूवमेंट होगी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। जबकि ये मूवमेंट क्या होती है, बहुत ही मतलब इट्स लाइक इन सेंटीमीटर्स ओनली, बहुत ही हल्की सी मूवमेंट है, लेकिन नेचर अर्थ की इतनी सी मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है। तो हमारे लिए या तो कहीं ना कहीं वोल्केनो ले आती है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अर्थक्वेक ले आती है, समझिए, ठीक है। तो अब ये जो है आपकी डाइवर्जेंट, जहाँ पे भी कहीं वीक होता है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बाउंड्री बनी हुई है, जहाँ कहीं भी वीकर जोन है तो वहाँ से आपका जो है वोल्केनो इरप्ट होता है। और ज़्यादातर आप खुद दिमाग लगाइए कि कहाँ पे इरप्ट होगा। अब जैसे कि आपकी ये बाउंड्री है और ये बाउंड्री है, तो जब कभी भी ये इधर को जाएगी और इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, मतलब डाइवर्जेंट होंगी, तब ज़्यादा स्पेस नहीं मिल जाएगी क्या यहाँ पे। तो जो ये स्पेस मिल जाएगी क्रस्ट में, वहाँ से नीचे से बहुत चांसेस हैं कि लावा ऊपर इरप्ट होगा। दैट मीन्स कि वोल्केनोज का आना बहुत जो है वो पॉसिबल हो जाता है। तो इस वजह से जहाँ पे आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है वहाँ पे ज़्यादा वोल्केनोज आते हैं, ठीक है। धीमे धीमे समझ आ जाएगा आपको, बिकॉज अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है और ऐसी बातें बार बार मैं आपके साथ करूँगी। और नाउ एट द डाइवर्जेंट at the divergent boundary, molten, semi-molten and sometimes gaseous material appears on earth at first available opportunity। वही मैंने आपको समझाया कि ज़्यादातर जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है वहाँ पे बहुत जल्दी मौका मिल जाता है आपका मोल्टन सेमी मोल्टन मटेरियल को बाहर आने का। Now the earthquake here may expose fault zones through which magma may escape। अब यही जहाँ पे आपकी कोई बाउंड्री बनी है ना, जहाँ पे जैसे कि एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, दोनों के बीच में जो गैप है दिस इज फॉल्ट लाइन, ठीक है, यही आपकी फॉल्ट जोन है। तो जनरली इनको जहाँ पे भी फॉल्ट जोन मिलती है थ्रू विच मैग्मा में स्केप, तो यहाँ से मैग्मा स्केप कर जाता है। और जहाँ कहीं भी फॉल्ट जोन से उसको मौका मिल रहा है स्केप करने का, तो उसको बोलते हैं हम फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो, ठीक है। देन एट द कन्वर्जेंट बाउंड्री द सबडक्शन ऑफ denser plate creates magma at high pressure which will escape to the surface in the form of violent eruption। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जैसे कि एक ये डिफरेंट प्लेट है, एक इधर आपकी प्लेट है लेट्स से, ठीक है। अब ये प्लेट्स जब एक दूसरे की थोड़ा यहाँ पे ये इस तरह से है, ये एक तरफ आना शुरू हुई, ठीक है, कन्वर्ज कर रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अब टकराएंगी ना। अब टकराने के बाद या तो ये हो सकता है कि ऐसे हाइट लेना शुरू करें, या फिर जनरली क्या होता है कि जब ये टकराती हैं तो जो ज़्यादा डेंस वाला आपका प्लेट होता है वो नीचे चला जाता है। और आपको पता है ज़्यादा डेंस कौन सा होता है, अक्सर ओशियनिक प्लेट होती है। तो जो आपकी लेट्स से कि अभी यहाँ पे हमारी ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। नाउ दिस इज योर ओशियनिक प्लेट, दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कन्वर्जेंट हो रही हैं। जब कन्वर्जेंट होगी तो चांस क्या है कि ओशियनिक प्लेट जो है वो नीचे चली जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी, ये सबडक्शन जोन बन जाएगी, बेनियॉफ जोन बन जाएगी। और ये जो प्लेट जब नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे हीट अप होके ये और ज़्यादा मटेरियल दे देगी, ठीक है, मैग्मा को और ज़्यादा मटेरियल दे देगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बहुत सारा हीट अप हो रहा है मटेरियल, अब और एक जो है उसको मटेरियल मिल गया हीट अप होने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो गया, ज़्यादा मैग्मा इकट्ठा हो गया, तो इसको जहाँ पे मौका मिलेगा ये इरप्ट करेगा। अब जब ये इरप्ट करेगा तो ये बहुत वायलेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत सारा मटेरियल मिल गया था ऑलरेडी, इसके इस स्पेस पे ऑलरेडी बहुत सारे कनेक्टिव सेल्स बने हुए थे, मैग्मा जो है वो फॉर्म हो रहा था मोल्टन फॉर्म में, और ऊपर से इसको और सारी रॉक्स मिल गई हैं, और वो रॉक नीचे जाते ही इतनी हीट और प्रेशर के अंदर मेल्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे मटेरियल बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा और वो एकदम से इरप्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो सकती है, और ये ज़्यादातर आपके बहुत ज़्यादा वायलेंट होंगी इरप्शंस जब कभी भी ये आपकी कन्वर्जेंट जोन में बनेंगी, राइट। नेक्स्ट इसी बेसिस पे ही फिर अब आपके हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। है हमारा
that is shield volcano. They are not very steep but are far and wider. They extend to a greater height as well as distance. They are the largest of all volcanoes in the world as lava flows to far distances. तो हमने ये लास्ट लेक्चर में बात की थी कि लावा आपका दो तरह का होता है, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक। जो एसिडिक होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है, जो बेसिक है वो कम विस्कस होता है। तो जो कम विस्कस होगा, कम गाढ़ा होगा, वो इरप्ट होने के बाद अब लेट्स से कि यहाँ पे क्रस्ट ब्रेक हुआ, वेंट बना और यहाँ से लावा इरप्ट होने लग गया। अब जब लावा इरप्ट होने लग गया, अब अगर ये आपका लावा कम विस्कस है तो क्या होगा, आराम आराम से बहता जाएगा, दूर दूर तक बहता जाएगा और जो है वो धीमे धीमे कूल डाउन होता जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये जो वॉल्केनो बनेगा ये आपका शील्ड वॉल्केनो बनेगा। इसमें दूर दूर तक ये अपनी लेयर्स को फैलाएगा और इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और ये ज़्यादा पाए जाते हैं, दे आर द लार्जेस्ट एंड द हवाईयन वॉल्केनो आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। शील्ड वॉल्केनोज हैव लो स्लोप, इस वजह से इनकी स्लोप भी कम होगी एंड कंसिस्ट ऑलमोस्ट entirely of frozen lava। और ये जो लावा है वो धीमे धीमे हमारा ठंडा हो जाता है। Then if you were to fly over the top of the shield, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे, it would resemble like warrior's shield, hence this is known as shield volcano। जैसे वॉरियर की शील्ड होती है वैसे ही ये देखने में लगता है। Now these volcanoes are mostly made up of basalt, क्योंकि लेस विस्कस है, ठीक है, बेसिक लावा है, बेसॉल्ट है, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड एंड फॉर दिस रीजन दीज वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप। इसलिए ये स्टीप नहीं होंगे, ये जब आपके ऐसे निकल रहे हैं उसके बाद ये दूर 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 तक इस तरह से फैलेंगे और ये आपकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल भी इसकी स्टीप नहीं होंगी, बहुत कम स्टीप होंगी, राइट। इसके कंपैरिजन में दूसरा अगर हम बात करें, then they are low explosive in general, explosive भी नहीं होंगे, but if somehow water gets into vent they may turn explosive। हाँ, यहाँ पे ये बात की एडिशन है कि वैसे यहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं होता, इजीली लावा फ्लो करता रहता है बाहर निकल के, लेकिन अगर कहीं बीच में जो वेंट है, जो पाइप है, जिस पाइप में से मैग्मा बाहर निकल रहा है, अगर ये पाइप की ओपनिंग किसी रीजन से बंद हो जाए तो फिर एक बार बंद हो गई, लेकिन प्रेशर नीचे बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रेशर जब एकदम से इसको जो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, और इसको बर्स्ट कर देगा, जब इसको बर्स्ट कर देगा तब वो जो है वो एकदम से निकलेगा, ठीक है, तब एक्सप्लोसिव स्टेट की तरह से हो सकता है। Now the upcoming lava moves in the form of a fountain and throws out the cone at the top of the vent and develops into cinder cone। तो अब जब, क्योंकि अब आपका देखिए वेंट है, वेंट में से आपका मैग्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है, या तो ये स्लोली आराम आराम से निकल रहा है और ये बहता चला जा रहा है और ये शील्ड वॉल्केनो बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे भी ये इसका मुंह बंद हो गया किसी भी रीज़न से, ठीक है, पानी जो है इसके अंदर एंटर कर गया, कुछ भी है, थोड़ी देर के लिए फ्लो रुक जाएगा, लेकिन नीचे इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो एकदम से सडनली, ठीक है, ये पार्ट ब्रेक होगा। अब जब ये पार्ट ब्रेक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक ये रुका रहा, नीचे प्रेशर बढ़ने की वजह से अब ये मटेरियल प्रेशर के साथ दूर जाके गिरेगा। अब जब दूर जाके गिरेगा और अपने साथ ये जो ओपनिंग वाला पार्ट है इसको भी ब्रेक कर देगा, तो ये दूर जाके गिरा और इसको भी ओपन कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे एक इस तरह से क्रेटर बन जाएगा, ठीक है, यही बात समझा रहे हैं। इसको हम जो है सिंडर कोन बोल देते हैं। नेक्स्ट देन सिंडर कोन वॉल्केनो, इसी तरह से ही फिर यही शेप ले लेगा आपका दूसरी टाइप का, दैट इज सिंडर कोन वॉल्केनो। दे आर एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स, अ मोर मॉडर्न नेम ऑफ सिंडर, इसको हम जो है वो स्कोरिया भी बोलते हैं। और क्या टाइप है स्मॉल वॉल्केनो, दीज वॉल्केनो कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ लूज ग्रेन साइंडर एंड ऑलमोस्ट नो लावा। जहाँ पे कि अब आपका लावा इरप्ट नहीं हो रहा है, जो भी पुराने ग्रेन्स वगैरह हैं वो बचे हुए हैं, ठीक है, सिंडर आपका जो बचा हुआ है, तो उससे जो छोटे छोटे वॉल्केनोज बने हुए हैं तो उसको हम बोल देते हैं इसी कैटेगरी के साथ। दे हैव वेरी स्टीप साइड्स एंड यूजुअली हैव अ वेरी स्मॉल क्रेटर ऑन द टॉप। इसकी क्रेटर बहुत छोटा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, विद टाइम जो है इरोजन भी हो जाती है, तो इस वजह से ये जस्ट आपका स्टीप साइड्स के साथ बना रहता है। Next, then composite volcanoes. Now cone shape with moderately steep sides and sometimes have small craters in their summit। जो कंपोजिट होते हैं इसमें एक्चुअली बहुत सारे वेंट होते हैं, आगे मैं आपको डायग्राम भी देने वाली हूँ इसकी। तो ये कोन शेप इस वजह से मॉडरेटली स्टीप होते हैं एंड वॉल्केनोलॉजिस्ट कॉल्ड दिस एज स्ट्रेटो और कंपोजिट टाइप
and volcano because they consist of layers of solid lava flows mixed with layer of sand और gravel, क्योंकि यहाँ पे लावा फ्लो करते करते सैंड और ग्रेवल के साथ भी मिक्स हो जाता है, लाइक वॉल्केनो रॉक कॉल्ड सेंडर और वॉल्केनिक ऐश, क्योंकि वॉल्केनिक ऐश भी निकल रही है वो भी इसके साथ मिक्स हो जाती है। नाउ दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ अ कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बेसाल्ट। अब ये वाला जो है इनफैक्ट इसकी जो इरप्शन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है, और बेसाल्ट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है, एसिडिक की तरह तो नहीं लेकिन बेसाल्ट से थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा विस्कस होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है। दीज वॉल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन, और जब कभी भी गाढ़ा मटेरियल होगा तब याद रखिएगा ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा। क्यों ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा? क्योंकि वेंट के अंदर ही ना वो जो गाढ़ा मटेरियल है वो जमना शुरू कर देता है, तो इस वजह से वो वेंट बंद हो जाता है। जब कभी वेंट बंद होगा तो उसके बाद याद रखिएगा एक्सप्लोजन होगा ही होगा। इस वजह से जो ज़्यादा विस्कस होते हैं वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। नाउ this material accumulates in the vicinity of the vent opening and leading to the formation of layers, and this makes the mount appears as a composite volcano। और ये जो होगा ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ये जो वॉल्केनो है, लेट्स से कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई फिशर इरप्ट हुआ, ठीक है, इसके नीचे वेंट बन गया तो यहाँ से लवा बाहर निकलना शुरू हुआ और ज़्यादा विस्कस था ये। अब विस्कस होने की वजह से अब ये क्या है, ये एक्सप्लोजन हो रहा है और दूर दूर जाके इस तरह से गिर रहा है। अब दूर दूर जाके गिर रहा है और उसके बाद ये सॉलिडिफाई हो रहा है, तो होते होते ये किस तरह से हो जाएगा आपका कुछ ऐसा यहीं पे माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये आपके जैसे पहले हमने बनाया था कि जो दूर दूर तक स्टीप लाइंस बन रही थी वो नहीं होगी, तो एक ही जगह पे ये एक तरह से सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ज़्यादा ये माउंटेनस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, देन दीज आर मोस्ट एक्सप्लोसिव of the earth's volcano जो composite होते हैं, and they are usually so explosive that when they erupt they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure, they collapse depression are called calderas। वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्डरा लेक्स भी बन जाती हैं। फिर से वैसा ही आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, जैसे इसमें से आपका लावा इरप्ट हो रहा है, अब ये इरप्ट हो रहा है और बहुत दूर नहीं जा रहा है, मतलब आपका इस तरह से ये फैल नहीं पा रहा है, ये एक तरह से यहाँ से दूर दूर गिर रहा है, ठीक है। अब दूर दूर गिरते गिरते ये इतना हो जाएगा, यहाँ पे इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि ये रीजन के अंदर ही जो एरिया है जो ऊपर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ था ये पार्ट भी बस्ट कर जाएगा, और ये पार्ट बस्ट करके भी आगे इधर उधर गिर जाएगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद हो जाएगा, ठीक है, एक ऐसा आपके पास क्रेटर क्रिएट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, एक डीप पिट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और इस डीप पिट को ही हम कैल्डरास बोलते हैं, यही आपका कैल्डरास है। और इसके अंदर इनफैक्ट फ्यूचर में जो है समटाइम्स पानी भर जाता है तो ये कैल्डरा लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। and their explosiveness indicates that its magma chamber is large and in close vicinity। और ये भी है कि इसके अंदर जो चैम्बर है वो क्लोज है और बहुत ज़्यादा नीचे जो है वो मैग्मा फिल्ड है। नेक्स्ट, अ कैल्डरा differs from a crater in such a way that caldera is a huge depression caused by collapse after a large scale eruption। तो क्रेटर और कैल्डरा में कोई खास फर्क नहीं है, क्रेटर थोड़ा छोटा होगा, जब ये ब्रेक इन होके और ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है, तो ये कैल्डरा हो जाएगा, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं है इसके अलावा, ठीक है। एंड यू कॉज बाय कोलैप्स आफ्टर द लार्ज स्केल इरप्शन, जब आपका क्रेटर है उसके अंदर भी फर्दर कोलैप्स हो गया तो क्या बन गया उसके अंदर कैल्डरा। वेयरएज क्रेटर इज स्मॉल स्टीप साइड वोल्केनो डिप्रेशन बोर्ड आउट बाय इरप्शन इरप्टिव फ्लम्स। अब जैसे कि ये देखिए जो मैंने आपको अपनी डायग्राम में दिखाया था उसको आप रियल में भी देख सकते हैं इन जो है इमेजेस के अंदर। तो ये आपका कंपोजिट वोल्केनो है, यहाँ पे नीचे से लावा चैम्बर है, ठीक है। अब ये कंपोजिट हो सकता है, मतलब खूब सारे लावा चैम्बर्स बन सकते हैं, कुछ यहाँ पे, इसीलिए इंट्रूसिव रॉक्स भी बनती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट लावा चैम्बर्स हैं और आगे इसको ये वेंट मिल गया और यहाँ से जो है ये लावा निकल रहा है, ठीक है, लावा फ्लो हो रहा है। सेंडर कोन वोल्केनो है जहाँ पे कि एक ही हमारा वेंट है, यहाँ से आपका लावा निकल रहा है और निकलने के बाद यहाँ पे इसके आसपास जो है वो एक डिप्रेशन सी बन गई है। ऑब्वियसली ज़्यादा विस्कस होगा, बहुत दूर तक नहीं जा रहा, पास में ही जो है वो जम गया है, तो कंपैरेटिवली स्टीपर साइड्स हैं।
शील्ड वॉल्केनो के अंदर और इसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। शील्ड वॉल्केनो में हम बात कर रहे थे कि ये शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन अब इसने क्या किया, ये कम विस्कस है, इस वजह से ये दूर तक जा रहा है, दूर तक जा रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा इसकी जो है वो स्टीप साइड्स नहीं बन पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमेज के अंदर आपको यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से क्रेटर जो है वो कैल्ड्रा बन जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका ये वेंट था जिसमें से कि सारा मटेरियल निकला, वोल्केनिक ऐश निकली, ठीक है, ये आपका मैग्मा चैम्बर है पूरा का पूरा, ये वेंट है और ये धीमे से एक पहले छेद हुआ। अब उसके बाद ये थोड़ा सा ये छेद बड़ा हो गया, ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स बन गई। अब उसके बाद ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स ही जो है वो कोलैप्स कर गई, ब्रेक हो गई और ये बड़े वाला पार्ट बन गया, तो ये कैल्ड्रा बन गया। अब इसके अंदर अगर वाटर आ जाएगा तो यही जो है वो आपकी कैल्ड्रा लेक हो जाएगी। नेक्स्ट, इसी के साथ ही रिलेटेड है आपका वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। नाउ द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक eruption ऑन द कूलिंग डिवेल्प्स इनटू इग्नेस रॉक। इग्नेस रॉक बनती ही इसी से है, लास्ट हमारा चैप्टर था। द कूलिंग में टेक प्लेस ईदर ऑन रीचिंग द सरफेस और फ्रॉम इनसाइड इटसेल्फ। या तो ये इंट्रूसिव बनेंगी प्लूटोनिक या फिर एक्सट्रूसिव बनेंगी। तो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंट्रूसिव कि कैसे ये अंदर जब जम जाता है तो किस किस तरह की स्ट्रक्चर्स बन सकती है। Flood basalt provinces. Now these volcanoes outpour highly fluid lava that flows for long distances. जो कम विस्कस होता है, हाईली फ्लूइड होता है, बहुत दूर दूर तक बह के चला जाता है, जैसे कि हमारे इंडिया में ही डेक्कन ट्रैप ऐसे ही बना होगा कभी। प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू आर मच लार्जर फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। तो ये एक्चुअली फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस है, ठीक है, जिससे हमारी महाराष्ट्र प्लेट्यू बनी है। इसके अलावा ये लावा जो है वो आपका ओशंस के बीच में भी इरप्ट कर सकता है। तो ओशन के बीच में जहाँ इरप्ट करेगा तो वो पार्ट जो है ऊंचा हो जाएगा, काफ़ी रिज बना देगा, तो उसको हम बोलते हैं मिड ओशन रिज। और जनरली ये ओशन के फ्लोर के मिड के बीच, मतलब मिड के अंदर पाए गए हैं, इसी वजह से इसका मिड ओशन नाम रखा गया है। तो दीज वॉल्केनोज अकर इन द ओशनिक एरिया। देयर इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रिज मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग दैट स्ट्रेचेस थ्रू ऑल द ओशनिक बेसिन्स। तो मैक्सिमम ओशनिक बेसिन्स के अंदर आपको ऐसे रिज मिलते हैं। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शन। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं। थैंक गॉड नेचर ने ये सब कुछ ओशन के नीचे ही रखा है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्केनोज की इरप्शन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट होती है, राइट। The volcanoes can also be classified based on the frequency of eruption, mode of eruption, characteristics of lava. तो वॉल्केनो की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कितना इरप्ट जल्दी कर रहा है, ठीक है, और किस तरह से इरप्ट हो रहा है, और उसमें जो लावा निकल रहा है वो किस तरह का है, ठीक है। सो वॉल्केनिक जो है आपकी इग्नेस रॉक, जो कि आपकी एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक होती हैं। कूलिंग ऑफ द रॉक अकर्स एट द सरफेस। अगर सरफेस पे हो रही है तो जनरली बेसॉल्ट या एंडेसाइट, या लास्ट हमने इग्नेस रॉक सारी बात की थी एक्सट्रूसिव की, वो सारी स्ट्रक्चर्स जो है ये बना देंगी। लेकिन अगर ये अर्थ क्रस्ट के नीचे ही सॉलिडिफाई हो रहा है तो है ये प्लूटोनिक इग्नेस रॉक, इसको हम इंट्रूसिव भी बोलते हैं ना। कूलिंग टेक्स प्लेस इन द क्रस्ट एंड नॉट ओवर द सरफेस। क्रस्ट के अंदर, इन द क्रस्ट, ऊपर नहीं हो रही है कूलिंग। जैसे कि इवन इसकी एग्जांपल है ग्रेनाइट, गैब्रो, डायराइट एटसेट्रा। इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप। अब इसके डिफरेंट शेप्स बनती हैं, उन शेप्स के बेसिस पे ना हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि बैथोलिथ, ये क्या है, ए लार्ज पार्ट ऑफ मैग्मेटिक material that cools in the deeper depth in the form of large dome. These are granite bodies that sometimes appear on the earth's surface when the denudation processes remove the overlying material. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि जितना ज़्यादा इंटीरियर में आपका जो है मैग्मा सेटल होगा उतना ही वो लेट ठंडा होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हीट है वहाँ पे। तो जितना लेट ठंडा होगा उतने ही उसके जो है वो बड़े चंक्स बनेंगे, ज़्यादा बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे। जितना वो ऊपर आके कूल डाउन होगा उतने उसके छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। तो ये डीपर डेप्थ के अंदर है पैथोलिथ, तो इस वजह से इसका बड़ा क्रिस्टल बनेगा। तो जनरली इसकी कुछ इस तरह से डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इस तरह से ये क्रस्ट के नीचे ही है पैथोलिथ, ठीक है। और होता क्या है, विद टाइम जो है वो डेनुडेशन होती है, विदरिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऐसे कर दिया अपने हाथ से, कहने का मतलब है कि ये रीजन अब आपका क्रस्ट का जो है वो क्या हो गया, इरप्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इरोजन हो गई, तो इसका कुछ पार्ट, जैसे कि अब ये डोम जो नीचे था तो यही कुछ पार्ट अब क्रस्ट के ऊपर हमें दिखना शुरू हो जाता है,
ठीक है। और तब हम समझ पाते हैं इसको स्टडी करके कि एक्चुअली ये है क्या। तो ये ओरिजिनली एक बैथोलिथ है जो कि अब बाहर से वो नज़र आना शुरू हो चुका है, राइट। नेक्स्ट है लैकोलिथ। अब लैकोलिथ किस तरह की शेप होगी, जस्ट शेप्स हैं और कुछ भी नहीं है। ये सभी के सभी नाम से आपको जो पहली बार कर रहे हैं अजीब लग रहे होंगे, बट मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके में समझाती हूँ इनको। ये कुछ भी नहीं है, इंट्रूसिव रॉक्स हैं जो आपका मैग्मा क्रस्ट के नीचे ही सॉलिडिफाई हो गया है, उससे जो डिफरेंट शेप्स ले रहा है उसके ये नाम रखे हुए हैं, दैट्स इट। तो लैकोलिथ क्या है, लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडी विद लेवल बेस एंड पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो। इट रिजेंबल्स अ कंपोजिट वॉल्केनो स्ट्रक्चर बट बीनीथ द अर्थ। अब लैकोलिथ के अंदर जो है वो सिर्फ ये होगा कि आपको यहाँ पे डोम लाइक स्ट्रक्चर भी मिलेगी और साथ में कंड्यूट भी मिलेगा, ठीक है, एक वेंट सा कंड्यूट भी मिलेगा जिससे कि यहाँ से लावा जो है वो बार बार निकलता है। बस ये है लैकोलिथ। तो ये डोम शेप है, बैथोलिथ बहुत बड़ी डोम शेप है, लैकोलिथ भी डोम शेप ही है लेकिन उतना बड़ा नहीं होता जितना बैथोलिथ है। और इसमें आपको जनरली पाइप लाइक कंड्यूट भी मिलती है जहाँ से कि इसको अपना मैग्मा की सप्लाई जो है वो मिलती रहती है। इन्हीं डायग्राम से मैं आपको कंप्लीट डायग्राम भी दूंगी, लेकिन इन्हीं स्ट्रक्चर से सिर्फ आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है लोपोलिथ। दे आर सॉसर शेप, बस यही समझना है हमने, सॉसर शेप कनकेव टू द जो है स्काई। तो जैसे एक सॉसर होती है, ठीक है, एक सॉसर एक बर्तन होता है, बस इस तरह की इनकी शेप होती है, ठीक है। तो सॉसर शेप जैसे एक बर्तन रखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम, लैकोलिथ। नेक्स्ट फैकोलिथ, वेवी मटेरियल विच हैव अ डेफिनेट कंड्यूट सोर्स बीनीथ। वैसे फैकोलिथ को आप ऐसे समझ सकते हैं, फैको जैसे लेंस होता है ना, जैसे हम आंख में लेंस लगाते हैं, ठीक है, तो एक लेंस लाइक, चाहे आप लेंस को ऐसे समझ लीजिए लाइक दिस, लेंस लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। फैको का मतलब ही लेंस होता है, तो जो लेंस लाइक स्ट्रक्चर होती है वो होती है हमारी फैकोलिथ। देन शीट्स या सिल्स, डाइक्स एंड सिल्स को लेके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये टर्मिनोलॉजी में भी आता है हमारा एरिया। तो शीट्स या सिल्स, दे आर नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, थिनर वंस आर कॉल्ड शिल्स एंड while thick horizontal deposits are called thinner sheets and thick are basically sills। तो कुछ भी नहीं है, डाइक एंड सिल ये रिलेटेड टर्म्स होंगी, डाइक भी साथ ही पढ़ा देती हूँ। When the lava comes out through cracks and fissures, they solidified almost perpendicular to the ground to form wall-like structure, they are called dikes। जो perpendicular फॉर्म में होगा इस तरह से, ठीक है, ये हमारी बेस है, perpendicular फॉर्म में होगा या ऐसे होगा, ये है डाइक। और जो आपका स्ट्रेट होगा इस तरह से, दिस इज बेसिकली सिल। ये फर्क है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज डाइक, जो स्ट्रेट होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा दैट इज बेसिकली सिल। अब अगर ये काफ़ी पतला है तो शीट हो गया, और ये थोड़ा सा मोटा है तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज सिल। तो परपेंडिकुलर डाइक, हॉरिजॉन्टल इज सिल, बस दैट्स इट। नाउ ये जो है आपकी स्ट्रक्चर्स, दे सॉलिडिफाई परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड टू फॉर्म वॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि इवन डेक्कन ट्रैप और महाराष्ट्र रीजन के अंदर। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी आपको इस डायग्राम में नजर आ जाएंगी, ठीक है। सॉसर शेप है, लोपोलिथ है, सिल है, परपेंडिकुलर है, फैकोलिथ जैसे कि आपका आंखों में जो हम लेंस लगाते हैं उसी तरह से है, ठीक है। अब यही पार्ट एंटिक्लाइन नीचे और ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, सिंक्लाइन बोल देते हैं, वो आपका लैकोलिथ है, ये डाइक है, ठीक है। और नीचे ये इतना बड़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ा डॉम शेप्ड है, दैट इज योर बैथोलिथ। जो मैंने आपको अभी वहाँ पे समझाया था वो आपको इस इमेज के अंदर उसके सारे सब पार्ट्स जो हैं आराम से नजर आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज नाउ वॉल्केनिक लेयर टाइप्स। नाउ मैग्मा जो है इज कंपोज्ड ऑफ मोल्टन रॉक्स एंड इज स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट एंड दैट रीचेज द सरफेस थ्रू वॉल्केनिक वेंट। तो मैग्मा मोल्टन रॉक ही तो है, ठीक है, जो कि वेंट के थ्रू बाहर निकल के आता है। और इससे नाउ क्या है, ये टाइप्स हैं एंडेसिटिक और एसिडिक या कंपोजिट या स्ट्रेटोवोल्केनिक। जिस टर्म्स के लिए मैंने आपको दिया, बात हम पहले समझ चुके हैं। तो जो एसिडिक होता है, ज़्यादा विस्कस है, उसको एंडेसिटिक भी बोलते हैं, कंपोजिट भी बोल देते हैं एंड स्ट्रेटोवोल्केनिक लावा भी बोल देते हैं, ठीक है। और
ये जब लावा, अब आपका वोल्केनो जब इरप्ट होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। अब इस मैग्मा चैम्बर से जो इस वेंट के थ्रू लावा निकल रहा है, तो जब लावा निकल रहा है यहाँ पे थोड़ा छेद बना दिया इसने, क्रेटर बना दिया, ऊपर बहुत सारा ऐश उड़ेगी, ठीक है। उस ऐश से क्या होगा, वोल्केनिक ऐश क्लाउड बन जाएंगे। यहाँ से निकल रहा है तो ये मेन चिमनी है आपकी। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही रीजन है, अब उसको कहीं और भी फिशर मिल रहे हैं, जहाँ पे और रास्ते मिल रहे हैं वहाँ से भी निकलने की कोशिश करेगा, तो ये सेकेंडरी कोन हो जाएंगे। ये आपका मेन वेंट है, ये आपका सेकेंडरी कोन है। कुछ जो है इनएक्टिव वोल्केनो, ये मतलब साथ में वैसे दिखा हुआ जहाँ से कि लावा कहीं इरप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। फेमरोल वगैरह यहाँ से कुछ जो है आपको फ्यूम्स निकलती हैं। यहाँ पे अब लावा इधर गिर रहा है तो ठीक है, कुछ ऐश की लेयर्स बन रही हैं, और यहाँ पे कुछ जो है वो सॉलिडिफाई लावा जो है वो सॉलिड होता जा रहा है, ठीक है, कूल होता जा रहा है, और ऐसे ये लावा फ्लो दिखाया हुआ है, ठीक है। Now these layers are highly viscous with a high melting point, and they are light colored, of low density and a high percentage of silica. They flow slowly and seldom travel far before solidifying. क्योंकि एसिडिक है, जैसे कि हमने इग्निस के अंदर करा था, हाईली विस्कस होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका कलर याद रखिएगा, इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं आपको स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये लाइट कलर होगा, इसकी डेंसिटी जो है वो लो होगी, एंड हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ सिल्का, इसकी सिल्का की अमाउंट ज़्यादा होती है, और स्लोली फ्लो करेगा, इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, जल्दी ही जम जाएगा। द रिजल्टेंट वोल्केनिक कोन इज देयरफॉर स्ट्रेटिफाइड एंड हेंस द नेम स्ट्रेटोवोल्केनो। इसी वजह से इसको हम स्ट्रेटोवोल्केनो भी बोलते हैं, और क्योंकि ये जल्दी ही जम जाएगा इस वजह से इसकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, स्टीपर साइड्स होंगी। Now rapidly solidifying of lava in the vent obstruction of the flow, outpouring lava resulted in loud explosion throwing out many volcanic bombs of pyroclast। क्योंकि ये बीच बीच में कई बार वेंट में ही जम जाएगा, जिसकी वजह से जब प्रेशर ज़्यादा आएगा तो बहुत ज़ोर से बर्स्ट करेगा। जब वो बर्स्ट करेगा लावा बहुत दूर दूर तक गिरेगा, तब उसी को ही हम बोलते हैं वोल्केनिक बॉम्ब्स, या उसी के लिए ही टर्म यूज़ करते हैं पायरोक्लास्ट, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी के अंदर आएगा। Now sometimes the lava are so viscous that they form a lava plug at the crater like that of Mount Pelée in Mantecuni and island of Lesser Antilles Caribbean island। तो कई बार लावा इतना विस्कस होता है कि वो जो वेंट है वो ही इतना थिक बन जाता है, ठीक है। विद टाइम पीरियड तो जो वोल्केनो इरप्ट हुआ था उससे जो आपका ये कंपोनेंट होता है जिससे कि डोम बनता है वो रिमूव हो जाता है, और वो वेंट जो है वो ही खड़ा रह जाता है वहीं पे, वहीं एक तरह से एक खंबे की तरह वो कहीं ना कहीं स्टे करता है काफ़ी सालों तक, राइट। Now andesite lava flow occurs mostly along the destructive boundaries, that is convergent boundaries। तो कहता है कि इस तरह का लावा ज़्यादातर आपकी, जो मैंने आपको बताया था, दोनों एक तरफ आ रही हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के टाइम पे ज़्यादा निकलता है। और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्योंकि जनरली फिर एक नीचे चली जाती है, तो इस वजह से इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक और बेसॉल्टिक और शील्ड लावा। These are the hottest lava about 1000 डिग्री सेल्सियस एंड हाईली फ्लूइड। जो बेसिक होता है वो ज़्यादा फ्लूइड होता है, लेस विस्कस होता है, ये डार्क इन कलर होता है, ठीक है, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका। इसमें सिलिका की अमाउंट कम होती है। दे फ्लो आउट ऑफ वोल्केनो वेंट क्वाइटली, आराम से ये निकलता रहता है, एंड आर नॉट वेरी एक्सप्लोसिव। और अगर बीच में ना जमे पानी वगैरह ना अगर हो वेंट के अंदर, तो ये बिल्कुल शांति से इरप्ट होता रहता है, पता भी नहीं चलता है। Then due to their high fluidity they flow readily with the speed of even 10 to 30 miles per hour. They affect extensive areas, काफ़ी एरिया को definitely disturb करेगा initially, तो spreading out as thin sheet over great distance before they solidify. Now the resultant of volcano is gentle sloping with a wide diameter and forms a flattened shield or dome। तो ये डोम बनेगा लेकिन इसकी स्लोप ज़्यादा नहीं होगी। शील्ड टाइप लावा फ्लो इज कॉमन अलॉन्ग विद द कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। और ये जो है आपकी डाइवर्जेंट, जब एक दूसरे के दूर जाती हैं प्लेट्स तब बनती हैं, क्योंकि दूर जाती हैं जब आपकी दो प्लेट्स, तो बीच में से लावा इरप्ट करता है और यहाँ पे एक नई क्रस्ट बना देता है। तो इस वजह से इसको जनरली जो है वो हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बोलते हैं, ठीक है। इसकी बात फिर से दोबारा करेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के चैप्टर में आएंगे, तो तब तक आपको ये चैप्टर वैसे ही आसान लगने लग जाएगा। तो इसमें वैसे ही दिखाया है, मैग्मा चैम्बर है, क्रेटर बन रहा है, ठीक है, ये आपका वेंट है, ये ज़्यादा स्टीप साइड्स नहीं बना रहा है।
देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक और वोल्केनोज। कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो पाए जाते हैं? मोस्ट नोन वोल्केनिक एक्टिविटी एंड द अर्थक्वेक अकर अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन्स। और ज़्यादातर जो है आपको वोल्केनोज और अर्थक्वेक कन्वर्जिंग जब पास पास आते हैं तब वहाँ पे प्लेट मार्जिन मिलते हैं और ओशंस के मिड में मिलते हैं, मिड ओशनिक रीजेस। एंड इट इज सेड दैट नियरली 70% ऑफ द अर्थक्वेक्स अकर इन द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट के आसपास ही मैक्सिमम आपकी अर्थक्वेक और वोल्केनोज की एक्टिविटी है। एंड द 20% ऑफ अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट जो हमारी है, इंक्लूडिंग एशिया माइनर एंड द हिमालयस एंड पार्ट्स ऑफ northwest China. Since 16th century, around 480 volcanoes have been reported to be active. Of these, nearly 400 are located in around Pacific Ocean. इसी वजह से इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट को जो है पैसिफिक एरिया को ज़्यादातर ने फोकस किया है क्योंकि 400 तो इसी के आसपास ही हैं, ठीक है। एंड 80 आर in the mid world belt across the Mediterranean Sea, Alpine Himalayan belt and the Atlantic and Indian Ocean. Now the belts of highest concentration are, ज़्यादातर अब आपका यही है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, यही रीजन्स हैं आपको जो याद करने हैं। एलुशियन, कुरील आइलैंड आर्क, मेलेनेशिया, न्यूजीलैंड एंड टोंगा बेल्ट। Only 10% to 20% of all volcano activity जो है is above the sea and terrestrial volcanic mountain are small when compared to the submarine। और ये भी खासियत है कि आपका टेरेस्ट्रियल मतलब धरती के ऊपर, मतलब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो वॉल्केनो है वो छोटे हैं इन कंपैरिजन टू अंडर द ओशंस। और ये जो है आपको इमेज है सारा का सारा सर्कम पैसिफिक बेल्ट का, ये साउथ अमेरिका है सारा। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, राइट। और उस तरफ चले जाएंगे अगर हम एशिया वाली साइड पे, इसको उस तरफ दिखाया जा रहा है तो वो वहाँ पे आपकी कुरील आइलैंड्स वगैरह वाला एरिया है। सो दिस इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। देन सर्कम पैसिफिक रीजन पॉपुलरली टर्म्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर has greater concentration of the active volcanoes, volcanic belt, earthquake belt closely overlap। इसके साथ ही आपकी earthquake belt भी overlap करती है। और ये सारा रीजन है पूरा का पूरा, यहाँ पे सारे रीजन को एक्सप्लेन किया गया है। कमचटका, जापान, एलुशियन आइलैंड्स हैं अमेरिका के पास, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पास। देन उस तरफ चले जाते हैं हम एशिया की तरफ। देन फिलीपींस, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा। पैसिफिक आइलैंड्स में चले गए सोलोमन, न्यू हेब्रिड, टोंगो, नॉर्दर्न आइलैंड, न्यूजीलैंड। फिर साउथ अमेरिका की तरफ मैंने आपको दिखाया था, दैट इज एंडीज एंड सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे कि पर्टिकुलरली ग्वेतमाला, कोस्टारिका एंड निकरागुआ का रीजन है, मैक्सिको, ठीक है, राइट अप टू अलास्का। तो ये सारा रीजन जो है दैट इज योर सर्कम पैसिफिक बेल्ट। यही रीजन आप यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे ये साउथ अमेरिका वाला रीजन हो गया, हेयर लाइज दिस पार्ट, ठीक है। उधर हमारे कुरील आइलैंड्स वाला पार्ट आ जाता है। और जब हम यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका अलास्का तक, ठीक है, ये सारी बेल्ट जाती है। नेक्स्ट, अब कंट्री वाइज देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास अराउंड 173, रशिया 166, इंडोनेशिया, ये सभी है। थैंक गॉड हमारे आसपास इतना जो है वोल्केनिक रीजन नहीं है। इसके अलावा अटलांटिक कोस्ट के पास भी है आपका रीजन, इन कंट्रास्ट अटलांटिक ओशन के पास है कंपैरेटिवली, लेकिन फ्यू है। यहाँ पे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन से एक्सटिंक्ट हैं, कौन से डॉर्मेंट हैं, ठीक है। डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वैल्कूर जैसे सेंट हेलेना है, केप वर्डे आइलैंड है एंड कैनरी आइलैंड है। बट द वोल्केनोज ऑफ आइसलैंड एंड द अजोर, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसलैंड एंड अजोर के अंदर जो आपके वोल्केनोज हैं वो ज़्यादा एक्टिव पाए गए हैं, राइट। देन ग्रेट रिफ्ट रीजन है हमारा, ठीक है, ये मेनली क्या है, अफ्रीका। इन अफ्रीका सम वोल्केनोज आर फाउंड अलोंग द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली जो बेसिकली बनी ही इसी वजह से है, और वहाँ पे पूरा का पूरा आपका एक जो है माउंटेन है वो कभी ना कभी एक्टिव वोल्केनो था, दैट इज माउंट किलिमंजारो एंड माउंट कीनिया। देन द वेस्ट इंडियन आइलैंड्स हैं, लेसर एंटिलीज, दैट इज पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज आइलैंड, आर मेड अप ऑफ मेनली वोल्केनिक आइलैंड। जितने भी आपके वेस्ट इंडीज के आइलैंड है मैक्सिमम वो कभी ना कभी वोल्केनो से ही बने थे।
देन मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर भी है मेडिटेरेनियन वॉल्केनिज्म। वॉल्केनोज ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन आर मेनली एसोसिएटेड विद अल्पाइन फोल्ड, जब अल्पाइन माउंटेन्स बनी उस टाइम पे। इसमें कौन कौन से आते हैं, नाम याद करने पड़ेंगे आपको, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, और स्ट्रोम्बोली को जो है हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी बोलते हैं, एंड दोज ऑफ द एजियन आइलैंड्स। थोड़ा थोड़ा देखो, इसमें मैं आपको कुछ तो मैप वर्क जो भी है वो दे रही हूँ, इमेजेस दे रही हूँ, लेकिन ज्योग्राफी में मैप वर्क हमेशा आप खुद ही करेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी। इसके लिए जब कभी भी मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आपको नोट्स के अंदर मिल रहे हैं इमेजेस, उसकी मदद से साथ साथ जो है वो आप एक एटलस खरीद लीजिए। एटलस के पीछे जो है इंडेक्स है, उसकी मदद से आप जो भी रीजन आ रहे हैं, अब आपको इनिशियली इल्यूशन आइलैंड्स नहीं पता होगा कि कहाँ पे है, कुरील आइलैंड्स नहीं पता होगा कहाँ पे है। इनिशियली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पहले आपको आइलैंड्स दिखाना स्टार्ट करूँ, तो थोड़ा सा आप जो है सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। और मैप वर्क में सेल्फ स्टडी ही काम आती है। तो जब कभी भी कुरील आइलैंड्स आ रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, एटलस देखिए, ठीक है, एटलस में आपको आराम से इंडेक्स में मिल जाएगा। और आज के टाइम में बहुत आसान है, एटलस में नहीं नज़र आ रहा तो पहले एक बार आप गूगल कर लीजिए, लेकिन गूगल करने के बाद फिर से जाके आप एटलस में उसको नोट डाउन करिए, मार्क कर लीजिए, रोज़ उसको देखिए, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। नाउ द वॉल्केनिज्म ऑफ दिस broad region is largely the result of convergent boundary of Eurasian plate and the northward moving African plate। तो इस रीजन में यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के अंदर जो आपकी बाउंड्रीज बनती हैं, उस वजह से ज़्यादा वॉल्केनिज्म होता है। प्लेट्स के बारे में डिस्कशन आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के चैप्टर में हो जाएगी। Now this type of volcanism is mainly due to breaking up of Mediterranean plate into multiple plates, क्योंकि मैंने आपको बताया कन्वर्जेंट बाउंड्री में एक प्लेट नीचे चली जाती है, तो जब वो ब्रेक होती है, खास करके आपकी मेडिटेरेनियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर आके इंटरेक्शन जब उसका होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। यहाँ पे जो आपका मेडिटेरेनियन प्लेट है, मेडिटेरेनियन रीजन है, इसको दिखाया गया है, ठीक है, ये आपका वॉल्केनिज्म है। अब अगर इंडिया के अंदर बात करें तो देर आर नो वॉल्केनोज इन हिमालयन रीजन और इंडियन पेनिनसुलर रीजन। तो हिमालयन रीजन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्लेट है बेसिकली वो कन्वर्ज होने के बाद वो हाइट ले लेती है, ठीक है। और क्योंकि दोनों ओशियनिक प्लेट नहीं है, दोनों कॉन्टिनेंटल हैं, तो इस वजह से जो हमारी एशियनिक प्लेट जो है वो टकराती है, तो वो हाइट लेती है, जिससे कि हिमालयाज बने हैं, और आज भी हिमालयाज की हाइट इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से वहाँ पे कोई फिशर लाइक स्ट्रक्चर बनती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो बैरन आइलैंड जो है वो ज़रूर एक्टिव वॉल्केनो से बने हैं, अंडमान निकोबार, ठीक है। इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स दे आर बेसिकली एक्टिव, और ये 1990s में एक्टिव हुए थे। इट इज़ नाउ कंसीडर टू बी एक्टिव वॉल्केनो आफ्टर इट्स स्प्यूड लावा एंड इन 2017। थोड़ा सा जो है इसने 2017 के अंदर भी इरप्शन शो किया है। अदर वॉल्केनोज जो हैं आपके आइलैंड इन इंडियन टेरिटरी आर नारकोंडम अबाउट 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बैरन आइलैंड, एंड इट इज प्रोबेबली एक्सटिंक्ट। ये अभी लेकिन इरप्ट नहीं हुआ पीछे, एंड इट्स क्रेटर वॉल हैज़ बीन, इवन क्रेटर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब कब कब आपके वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, उसके बेसिस पे 3 टाइप्स हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट, डॉर्मेंट एंड योर एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव है जो अभी आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री के अंदर आपका उसके बाद आपका रिकॉर्ड हो। डॉर्मेंट है कि नियर हिस्ट्री में नहीं लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर है। एक्सटिंक्ट जो कभी स्ट्रक्चर से पता लग रहा है लेकिन अभी कभी आप हिस्ट्री के अंदर भी उसके बारे में नहीं जान पाए हैं कि वो कब इरप्ट हुआ था, तो इस बेसिस पे भी ये टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज होते हैं। देन बैरन आइलैंड इन द अंडमान निकोबार, ठीक है, एंड कराकोता आर द एक्टिव volcanoes. Mount Kilimanjaro, it has 3 volcanic cones in fact, and is a dormant stratovili volcano in Tanzania। ये लर्न करने वाला पार्ट है। माउंट कीनिया जो है वो एक्सटिंक्ट है, और ये भी आपका स्ट्रेटो वॉल्केनो की टाइप है। देन बैरन आइलैंड जो है इन अंडमान निकोबार ऑफ इंडिया विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। क्यों? क्योंकि अब इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि कोई भी पर्टिकुलर आपका वॉल्केनो है वो एक्टिव ही है या वो एक्सटिंक्ट ही है। कभी भी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो एक्टिव हो सकता है, डॉर्मेंट भी कभी भी एक्टिव हो सकता है। जैसे कि बैरन आइलैंड कभी हमें लगता था कि ये तो एक्सटिंक्ट है, लेकिन वो इरप्ट रिसेंटली हुआ तो वो क्या हो गया? एक्टिव हो गया। नाउ बिफोर अ वॉल्केनो बिकम्स एक्सटिंक्ट इट पासेस थ्रू अ वेनिंग स्टेज ड्यूरिंग विच steam and other hot gases and vapors are exhaled, and these are known as fumaroles और सल्फोथार्स। तो जनरली मतलब जब कभी भी वॉल्केनो जो है वो ठंडा होता है तो उससे पहले हॉट स्ट्रीम्स या गैसेस निकलती हैं। ये एक इंडिकेशन होती है कि अब ये एक्टिव होने के इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। देन
डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वॉल्केनोज, अब डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। शावर्स ऑफ सिलेंडर एंड बॉम्ब कैन कॉज डैमेज टू लाइफ बिकॉज बहुत दूर दूर तक जाते हैं और कई बार पूरे के पूरे जो है आपके सिटीज़ इसके अंदर दब जाते हैं। एग्जाम्पल इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। देन इवन सुनामी जो है वो जनरेट होती है बिकॉज इतनी हलचल होती है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो सुनामीज कैन बी जनरेटेड इन द लार्ज वाटर बॉडीज एंड ड्यू टू वायलेंट इरप्शन, जैसे कि कारकोता के साथ हुआ। द कोलैप्स ऑफ द वोल्केनिक लैंडफॉर्म इन सीज एंड ओशन कॉजेज सुनामी, उससे भी जो है इनफैक्ट आपकी सुनामी आती है जब ओशन में वोल्केनो इरप्ट होता है, जैसे कि सुंडा स्ट्रेट के अंदर जो है वो सुनामी आई थी। एंड द ऐश फ्रॉम द लार्ज इरप्शन, जो वो ऐश बहुत दूर दूर तक गिरती है तो ठीक है कैन लोअर टेम्परेचर एट द रीजन, और वो ढक लेती है उस रीजन को एंड ग्लोबल स्केल तो आपका टेम्परेचर भी लोअर डाउन करती है, फर्टाइल लैंड को भी थोड़ी देर के लिए ख़राब करती है। दिस को ट्रिगर इवन फेमाइन, और इसमें समटाइम्स फेमाइन भी आ जाते हैं। इन हवाईयन टाइप ऑफ इरप्शन सिंगल फ्लो स्प्रेड्स वाइडली ओवर ओपन स्लोप एंड डाउन वैली, और वैली में पूरी रिवर ही बह गई जैसे और पूरे के एरिया को जो है सिटीज़ को ही इनगल्फ कर लिया, ठीक है। देन लहाराज जो है कैन बरी इंटायर सिटीज इन द मैटर ऑफ मिनट्स, तो मिनट्स के अंदर ही पूरे रीजन को समटाइम्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सडन कोलैप्स ऑफ लावा, कई बार लावा डॉम आपका सडनली कोलैप्स करता है, वॉलेंटली करता है, ठीक है, तो वो भी जो है वॉल्केनिक फ्लो जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है सारे के सारे एरिया को जहाँ से वो इरप्ट हो रहा है, जैसे कि माउंट पेले ने किया था। देन पावरफुल विंड्स उस टाइम पे जो चलती हैं ड्राइव द गैस प्लूम, बहुत ज़्यादा गैस निकलती है हायर इनटू द एटमॉस्फेयर और बहुत दूर दूर तक जाती है, उससे बादल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं अ लॉन्ग वे, जैसे कि दिस हैपेंड इन 2010 व्हेन अ स्ट्रेटो वोल्केनो इन आइसलैंड इरप्टेड एंड डिसरप्टेड एयर ट्रैवल ओवर इंटायर यूरोप, पूरे यूरोप में ही जो है एक वीक के लिए एयर ट्रैवलिंग जो है वो रुक गई थी। Then a super eruption can cause a small scale extinction event like Toba eruption, तो पूरा रीजन ही sometimes extinct हो जाता है। देन इससे फिर आगे एसिड रेन या ओजोन डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। द वॉल्केनिक गैसेज दैट पोज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल हैजर्ड टू द पीपल, एनिमल, एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टी आर बेसिकली जो बहुत सारी आपकी गैसेज निकलती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये सब जो है और ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं और जब ये धरती पे गिरती हैं तो क्या फॉर्म ले लेती हैं, एसिड रेन का, ठीक है। एंड लोकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैन लीड टू एसिड रेन एंड air pollution downwind from a volcano. Globally, large explosive eruption that injects a tremendous volume of sulfur aerosol into the stratosphere can lead to lower surface temperature, और इतना सारा जब एरोसोल वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है हवा में अपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, जिससे कि सनलाइट नीचे नहीं आ पाती और उससे आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है एंड प्रमोट डिप्लीशन ऑफ अर्थ ओजोन, इवन ओजोन की डिप्लीशन भी हो जाती है। तो ये सारे जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हैं। लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, जैसे कि नई फर्टाइल जब सेटल डाउन होगा तो फर्टाइल रीजन बनेगा, आइलैंड्स बनेंगे, प्लेट्यूज बनेंगे, नई क्रस्ट बनेगी, पूरी की पूरी डक्कन ट्रैप हमारी ऐसे ही बनी है। ये ऐश और डस्ट है वो फर्टाइल होती है, ठीक है, वहाँ पे ऑर्चिड्स वगैरह अच्छे से बनते हैं। वॉल्केनिक रॉक्स जो हैं यील्ड वेरी फर्टाइल सॉइल, विदरिंग होने से, डिकम्पोजिशन होने से फिर वही रॉक्स जो है इग्नेस रॉक्स आपकी बहुत अच्छी सॉइल फॉर्मेशन कर देती हैं। ऑल्दो स्टीप वॉल्केनो स्लोप्स प्रिवेंट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री ऑपरेशन ऑन देम प्रोवाइड वैल्यूएबल टिम्बर सोर्स, लेकिन यहाँ पे अच्छे से फॉरेस्ट्री भी हो जाती है जिससे कि हमें टिम्बर मिलती है। फिर मिनरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं इससे मिलते हैं जो हमें, पर्टिकुलरली मेटेलिक ओर्स आर ब्रॉट टू द सरफेस, जो ऑब्वियसली आपका अर्थ क्रस्ट के नीचे पड़ा है वो सारा मिनरल बाहर आ गया। समटाइम्स कॉपर एंड अदर ओर्स फिल द गैस बबल कैविटी, तो ये कैविटी में बेसिकली आपका मेनली समटाइम्स कॉपर ही होता है जो बाहर आ जाता है, ठीक है। नाउ द फेम्ड इवन किम्बरलाइट रॉक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, द सोर्स ऑफ डायमंड, जहाँ से हमें डायमंड मिला है, बेस्ट एवर जो है वो हमारी ये माइंस रही हैं, इज़ द पाइप ऑफ एन एंशिएंट वॉल्केनो, वो कभी पाइप ही थी किसी वॉल्केनो की। द विसिनिटी ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो, वाटर इन द डेप्थ आर हीटेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट with hot magma giving rise to springs and geysers, और sometimes इसी रीजन में आपको springs और geysers भी मिलते हैं। Heat from the Earth's interior in areas of volcanic activity is used to generate geothermal activity, तो वो जो आपका heated water होता है, geothermal activity जो होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कंट्री जो है खास करके आपके USA, रशिया, जापान, इटली, ये सारे कंट्रीज जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पूगा वैली इन लद्दाख रीजन एंड मणिकरण जो हमें सबको पता है, ठीक है,
तो वहाँ पे इवन दे आर बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, ठीक है, और इवन यहाँ से हम जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन जियोथर्मल पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पर्टिकुलर स्पेस हीटिंग एंड द सीनिक फीचर्स हैं यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म को एट सेवरल प्लेसेस। नेशनल पार्क्स जो हैं खास करके जैसे कि आपका सबसे बेस्ट है दैट इज़ येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए के अंदर, और वहाँ पे टाइम टू टाइम जो है वो वाटर इरप्ट करता है। सो एज ए सोर्स of crushed rock for concrete aggregate or railroad blast and other engineering purposes, lava rocks is often extensively used. और geysers और hot springs के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Now water that percolates into the porous rock is subjected to intense heat by underlying hard rock which is in contact with the hot magma in the mantle or the lower part of the crust. लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट या आपका जो मेंटल पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, और उस रीजन में आपको जो है वो जो रॉक मिल रही है वो नॉन पोरस रॉक है, ठीक है। अब ये नॉन पोरस रॉक है, इसके नीचे जो है वो काफ़ी इंटेंस हीटिंग हो रही है, ऊपर वाली जो रॉक है वो पोरस है, यहाँ से पानी इस वजह से नीचे परकुलेट हो जाता है लेकिन इस रॉक के ऊपर आके रुक जाता है। अब नीचे क्योंकि हीट मिल रही है इस वजह से वो गर्म हो जाता है, गर्म होने से प्रेशर इंक्रीज होगा, अब जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा वहाँ से वो इरप्ट होना शुरू होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंस हीट द वाटर इन द कैपिलरीज एंड नैरो रूट्स इन द पोरस रॉक अंडरगोज इंटेंसिव एक्सपेंशन, गर्मी से एक्सपेंड होती है एंड गेट्स जो है कन्वर्टेड टू, और वहाँ पे एक वेंट बन जाएगा, ठीक है, स्टीम रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर से वहाँ से पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो या तो वो शांति से आएगा या वो गुस्से से आएगा, तो उसी के बेसिस पे ही या तो वो गीज़र बनेगा अगर वो बहुत गुस्से से आ रहा है, और अगर वो शांति से बहता जा रहा है तो वो हॉट वाटर स्प्रिंग होगी, बस यही फ़र्क होता है। नाउ स्टीम और वाटर एट द हाई प्रेशर अलॉन्ग विद स्पार्क्स गेट एक्यूमुलेटेड इन अ स्मॉल रिजर्वायर, अगर छोटे रिजर्वायर के छोटा पार्ट है जहाँ से उसको वेंट मिल रहा है, ठीक है। नाउ वंस द प्रेशर एक्सीड्स, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो जो है थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा तो एकदम से वो बर्स्ट करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, गीज़र। ये क्या होगा, स्लोली स्मूथली आराम से फ्लो करती रहेगी आपकी हॉट वाटर स्प्रिंग। अब अगर इसके अंदर देखें कि निकलता क्या है, इसमें ज़्यादातर सिलिकेट डिपॉजिट्स एट द माउथ गिव देम देयर डिस्टिंक्ट कलर, और इधर सम स्प्रिंग्स आर वेरी कलरफुल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, इस वजह से स्प्रिंग्स जो है कई बार कलरफुल होती हैं। जनरली गीजर्स आर लोकेटेड नियर एक्टिव वॉल्केनो, और गीजर्स क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नीचे हो रही होगी वहाँ पे होंगे, ठीक है, और इस वजह से जैसे कि आइसलैंड वगैरह है, जबकि स्ट्रीम्स जो है वो कहीं पे भी आपको मिल जाती हैं। यूजुअली अ क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड एट द माउथ, और ये क्रेटर बन जाता है, और इसी तरह से ही ये जो मैंने आपको बताया था पोरस रॉक लेयर है, पोरस रॉक लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे नॉन पोरस है, और ये एकदम से निकल के आ रहा है, ये गीज़र बन गया जो आराम आराम से निकल रहा है, दैट इज़ योर हॉट स्प्रिंग, राइट। नाउ ऑलमोस्ट अगर हम इसकी देखें कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये, all the world's geysers are confined to the 3 major areas, Iceland, New Zealand and Yellowstone Park, USA। ये मेनली आपका रीजन है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गीजर्स आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, इसको मैंने डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया जो भी ज़रूरी था, और इसको अच्छे से आप कर लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, मटेरियल को लर्न करिए, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपनी नई वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।